हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्टर जॉन रॉकफेलर के बारे में, जो पैदा तो एक बहुत ही गरीब परिवार में हुए थे, परंतु आगे जाके दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए। जॉन रॉकफेलर का जन्म 1839 में रिचफोर्ड, न्यूयॉर्क में बहुत ही गरीब फार्मर फैमिली में हुआ था, जिनका अपना एक पारिवारिक फार्म था। परंतु अपने पारिवारिक फार्म पर काम करने के बजाय उसके पिता कुछ और किया करते थे। वह एक एथलीट, वेंट्रिलोक्विस्ट, हंटर, हिप्नोटाइजर और एक एनिमल ट्रेनर थे। एक बार उन्होंने एक कंपटीशन में एक भालू जीता। उसे एक पालतू जानवर के रूप में रखा, उसे ट्रेन किया और ट्रिक्स सिखाई, परंतु वह किसी भी एक काम के लिए कभी भी रेगुलर नहीं रहे। उन्होंने कभी कुछ किया और कभी कुछ। बिल कई बार महीने या हफ्तों के लिए घर छोड़ देता और बहुत दिनों बाद कभी किसी शानदार गाड़ी में वापस आता और जॉन और उसके भाइयों के लिए बहुत से खिलौने और उपहार लाता। जॉन इन सब से बहुत कंफ्यूज होता था, क्योंकि वह एक टूटे हुए घर में रहता था, फटे हुए कपड़े पहनता था और कई बार उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। और इसकी वजह बिल की दोहरी जिंदगी थी। जब भी बिल काम के लिए घर छोड़ता, वह अपना नाम बदलकर विलियम रॉकफेलर से डॉक्टर विलियम लिविंगस्टन रख लेता था और दूसरे शहरों में जाकर बीमार लोगों को बेकार हर्बल उपचार और दवाइयाँ बेचता था। इसी वजह से बिल घर से बहुत दिनों तक दूर रहता था। जब बिल घर से दूर होता था, तब जॉन और उसकी माँ को घर चलाने के लिए खेतों में काम करना पड़ता था। इसी समय जॉन में एक बिलीव और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आ गई थी। 10 साल के बच्चे के लिए पढ़ाई के साथ खेतों में काम करना आसान नहीं था, परंतु इससे जॉन ने डिसिप्लिन और हार्डवर्क का मूल्य सीखा। जॉन को अपने परिवार की मदद करने पर बहुत गर्व था। जॉन ने छोटी सी ही उम्र से अलग अलग तरीकों से पैसे कमाना शुरू कर दिया था। उदाहरण के लिए जॉन ने एक बार जंगल में एक जंगली टर्की का पीछा किया, उसके अंडे चुराए और बच्चों को पाला और अच्छे प्रॉफिट पर बेचा। अपनी कम उम्र के बावजूद भी जॉन हर हफ्ते कुछ डॉलर कमा रहा था। ये सब करके जॉन अपने लिए एक अच्छे फ्यूचर की ओर बढ़ रहा था। 10 साल की उम्र में उसके पिता पर एक औरत ने आरोप लगाए। कुछ प्रूव नहीं हुआ, परंतु फिर भी रॉकफेलर्स को सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ा और अपनी सिटी भी छोड़नी पड़ी। इसके बाद भी बिल ने अपने परिवार पर कभी ध्यान नहीं दिया और हमेशा ही घर से दूर रहने लगा। उसने अपनी नकली आइडेंटिटी का यूज़ करके एक और शादी कर ली। इसी कारण घर की सारी जिम्मेवारी जॉन पर आ गई। स्कूल जाने के साथ साथ जॉन पैसे कमाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढता। इसी बीच रॉकफेलर्स क्लीवलैंड, ओहियो में शिफ्ट हो गए और वहीं पर ही जॉन ने अपना स्कूल कंप्लीट किया। अब जॉन 16 साल का हो चुका था और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। रॉकफेलर अब कॉलेज जाना चाहता था, परंतु अब उसके 4 भाई बहन हो चुके थे और 5वां आने ही वाला था। और जॉन का पिता भी दूसरी पत्नी के साथ घर से बाहर ही रहता था। तब जॉन को ही अपनी माँ की देखभाल और खर्चों की जिम्मेवारी लेनी पड़ी। इसी कारण उसे जॉब करनी पड़ी। जॉन ने जॉब के लिए कई जगहों पर इंटरव्यू दिए, परंतु उसकी छोटी उम्र के कारण उसे जॉब मिलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इसी बीच उसे एक जगह बुक कीपिंग का काम मिल गया। जिस दिन जॉन को जॉब मिली उस दिन 26 सितंबर था। तभी से जॉन ने 26 सितंबर को जॉब डे के रूप में मनाना शुरू कर दिया। हालांकि ये जॉब कोई बड़ी जॉब नहीं थी, परंतु इस जॉब से जॉन ने बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखा। एक दिन जॉन का मालिक $4000 का चेक लेकर आया और तिजोरी में रख दिया। जॉन तिजोरी का कोड जानता था, तो उसने मालिक के जाने के बाद तिजोरी खोली ताकि वह उस चेक को हाथ में पकड़ सके। जॉन का सपना था कि
किसी दिन वह भी अपने मालिक के जितना पैसा कमाए। इसी कारण रोज काम पर जाने से पहले जॉन ये शब्द दोहराता था, मैं अमीर बनने वाला हूँ। इसी बीच रिसेशन के कारण जॉन की कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई। अब जॉन कुछ कमा नहीं रहा था, पर उसके 2 साल के एक्सपीरियंस ने उसे इतना कॉन्फिडेंस दे दिया था कि अब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा था। जॉन ने अपनी खुद की प्रोड्यूस ब्रोकरेज कंपनी शुरू की और उसे आगे बढ़ाने का फैसला किया। जॉन की अच्छी रेपुटेशन के कारण उसे $4,000 का लोन मिल गया, जो उस समय एक बड़ी रकम थी। जॉन ने घास, अनाज और मांस का व्यापार शुरू किया और अपने पहले वर्ष में उन्होंने $500,000 की सेल की। ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। अब क्लीवलैंड का हर बैंक जॉन से पैसे उधार लेने के लिए विनती कर रहा था। लेकिन फिर 1859 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्लीवलैंड से केवल 100 मील पूर्व में अमेरिका का पहला तेल का कुआं खोजा गया। इसने पेंसिल्वेनिया ऑयल रश की शुरुआत की। 1 साल के अंदर 4500 बैरल ऑयल का उत्पादन किया गया। उस समय तेल आज जितना मूल्यवान नहीं था। गैसोलीन कारों का अभी तक आविष्कार नहीं हुआ था, फिर भी तेल का उपयोग लैंप जलाने के लिए किया जा सकता था। जॉन रॉकफेलर ने ये जान लिया था कि मुनाफा तेल की ड्रिलिंग में नहीं बल्कि उसे रिफाइन करने में है। उसने तेल ड्रिलिंग वाले बहुत से लोगों को बर्बाद होते देखा था। वह जानता था कि ये काम जोखिम भरा है, इसी वजह से वह दूसरों से ही तेल खरीद लिया करता था। जॉन को सरकार द्वारा पेंसिल्वेनिया तेल क्षेत्र को क्लीवलैंड से जोड़ने वाली रेल लाइन बनाने के लिए 1863 तक इंतजार करना पड़ा। जब लाइन बनकर तैयार हुई तो जॉन पहले से ही बहुत से पार्टनर्स और बैंकों के समर्थन के साथ तैयार था। उसने एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की एक टीम भी तैयार कर रखी थी। क्लीवलैंड में शुरुआती रिफाइनरीज केवल 60% एफिशिएंसी पर काम कर सकती थी, लेकिन जॉन ने उस प्रतिशत में वृद्धि नहीं की और उन्होंने पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट्स को भी बेचना शुरू किया। 2 वर्षों में रॉकफेलर रिफाइनरी की कीमत $70,000 से अधिक हो चुकी थी, लेकिन जॉन का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। 1865 में 26 रिफाइनरीज थीं, लेकिन अगले 5 सालों में जॉन ने उनमें से 4 को छोड़कर सभी को एक्वायर कर लिया था। अब जॉन के साथ बहुत से पार्टनर्स जुड़ चुके थे, तो उन्होंने 1870 में स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ ओहियो की स्थापना कर दी। अपने बचे हुए कॉम्पिटिटर्स को अपने साथ जुड़ने के लिए जॉन ने उन्हें इनवाइट किया और डिफरेंट ऑफर्स दिए। अगर वो अच्छी कीमत पर उन्हें रिफाइनरीज देंगे तो वे उन सभी को कंपनी में अच्छी पोजीशन देंगे। अपने कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर करने के लिए रॉकफेलर ने ऑयल के प्राइस में 80% तक की कमी कर दी, जिससे 1880 तक उसने पूर्वोत्तर अमेरिका भर में रिफाइनरीज को एक्वायर कर लिया। वह देश में 90% से अधिक तेल उत्पादन को रिफाइन कर रहे थे। अब जॉन इतना पावरफुल हो चुका था कि वह बड़ी बड़ी रेल कंपनियों के मालिकों को इनवाइट करता था और उनकी ट्रेनों के उपयोग में रिबैट पर बातचीत करता था। पर इन बैक रूम डील्स की वजह से उस समय के बिजनेसमैन उनसे काफ़ी नाराज हो गए। उसमें मोस्टली औद्योगिक सामान रेल द्वारा ले जाया जाता था। बड़े बड़े बिजनेसमैन इस बात से चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि जॉन ये सब करके बिजनेस पर एकाधिकार जमा लेगा। अगले दशक में बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और मीडिया ने स्टैंडर्ड ऑयल पर तेजी से हमला किया। ओहियो के लेजिस्लेचर ने रॉकफेलर को नीचे लाने के लिए बहुत से रूल्स तैयार किए, परंतु रॉकफेलर बहुत ही इंटेलिजेंट था। उन्होंने 1882 में न्यू जर्सी में स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट बनाया और कंपनी को 40 से अधिक भागों में बांट दिया। अपनी सफलता दिखाने के लिए जॉन ने ब्रॉडवे पर अपनी कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा हेडक्वार्टर बनाया। इस समय स्टैंडर्ड ऑयल अपनी पीक
पर था। उनके पास 20,000 ऑयल वेल्स, 4,000 माइल्स ऑफ पाइपलाइन और 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय थे। परंतु धीरे धीरे घरेलू और विदेशी दोनों स्तरों पर उनकी पकड़ ढीली होती जा रही थी। रूस और एशिया में बड़े पैमाने पर तेल भंडार खोज लिए गए थे और फ्रांस की रॉथस्चाइल्ड फैमिली के द्वारा विकसित किए जा रहे थे, जिसे उन्होंने अमेरिका तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1890 में फेडरल गवर्नमेंट ने शरमैन एंटी ट्रस्ट एक्ट पास किया, जिसने राजनेताओं को स्टैंडर्ड ऑयल के पीछे जाने का मौका दिया। परंतु सभी कंपनियों के पीछे की जटिल कानूनी संरचना की जांच करना बहुत मुश्किल था। इसी कारण गवर्नमेंट 1911 तक स्टैंडर्ड ऑयल को तोड़ नहीं सकी। उस समय तक रॉकफेलर भी बूढ़े हो चुके थे और वह बिजनेस में उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। उनकी कंपनी के अंतिम 20 वर्षों में डिविडेंड्स के रूप में $500 बिलियन से अधिक भुगतान किया। कुछ अनुमानों के अनुसार अपने पीक पर स्टैंडर्ड ऑयल का वास्तविक मूल्य $1 ट्रिलियन था। 1911 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड ऑयल को एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में दोषी पाया और कंपनी को 34 अलग अलग संस्थाओं में तोड़ दिया। जॉन रॉकफेलर ने अपनी मृत्यु तक उन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बरकरार रखी और यह ब्रेकअप उनकी लाइफ की सबसे लाभदायक घटना थी, क्योंकि 34 अलग अलग कंपनियों में से कुछ कंपनियां बाद में मर्ज हो गई और कुछ कंपनियां बहुत ही बड़ी बन गई। जॉन रॉकफेलर को इन उत्तराधिकारी कंपनियों ने $400 बिलियन की अनुमानित संपत्ति के साथ अब तक का सबसे अमीर बिजनेसमैन बना दिया।